नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। यूनियन बजट 2025 में अगर किन्हीं को सबसे बड़ी राहत दी गई है ना, तो वो है मिडिल क्लास सैलरीड इंडिविजुअल्स की। क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी की तरफ से 12 लाख तक में कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। आप यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स देख पाएंगे। बिग बजट बूस्ट फॉर मिडिल क्लासेस, नो इनकम टैक्स अप टू ₹12 लाख, जिसे यहाँ पर कहा जा रहा है ये एक बजट बुरांजा है फॉर मिडिल क्लास के लिए। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मिडिल क्लास है ना, इसके लिए एक मेजर रिलीफ यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, खासकर यूनियन बजट 2025 में। क्योंकि अगर इंडिया के एक लार्ज सेक्शन देखे ना, जो बेसिकली टैक्स पेड यहाँ पर गवर्नमेंट को देती है, तो यहाँ पर जो मिडिल क्लास है ना, एक लार्ज सेक्शन यहाँ पर उभर के आता है। और इन्हीं के लिए यहाँ पर एक रिलीफ देने की कोशिश की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें बेसिकली पर्सनल इनकम टैक्स में एक रिफॉर्म्स देखा जा रहा है। जहां पर जो टैक्स स्लैब है ना, यहाँ पर एक बदलाव देखा गया। क्योंकि जो पिछला स्लैब है ना, जो ओल्ड स्लैब है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन टैक्स स्लैब में चेंज करने के पीछे मेन पर्पस यहाँ पर यह है कि जो इंडिविजुअल्स है, इनके हाथों पर ना ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मनी आए। क्यों? क्योंकि जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है, इसे यहाँ पर सरकार बूस्ट करना चाहती है। इसके अलावा सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट को, इन तीनों चीजों को यहाँ पर सरकार बूस्ट करना चाहती है। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं, अल्टीमेटली यहाँ पर सरकार ये चाहती है कि जो जीडीपी ग्रोथ है, जो 6.3% बताया जाता है कि ये होने वाला है, और ये तभी मुमकिन हो सकता है क्योंकि जब जीडीपी ग्रोथ की हम जब बात करते हैं, जिसका फॉर्मूला बेसिकली CIG प्लस नेट एक्सपोर्ट होता है, जिसका एक मेजर पार्ट जो कंजम्पशन पार्ट होता है ना, इस कंजम्पशन को यहाँ पर सरकार ज्यादा फोकस करे, ताकि अगर लोग कंज्यूम ज्यादा करेंगे तो डिमांड ज्यादा होगी। जब डिमांड ज्यादा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग भी ज्यादा होगी। तो जिस न्यू टैक्स स्लैब की हम बात करें, जिसमें रिफॉर्म्स लाया गया, यहाँ पर ये बताने से पहले आपको बताना चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग हमारा टैक्स स्लैब्स है। अगर आप इस ओल्ड स्लैब को देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 0 से लेकर 3 लाख तक में कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। वैसे तो 7 लाख तक में गवर्नमेंट की रिबेट के बाद में कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, आपको बताना चाहते हैं कि 3 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में 5% है, 7 लाख से लेकर 10 लाख तक में 10% है, और 10 लाख से लेकर 12 तक में 15%। इसके बाद में नीचे जो है 12 से 15, 20 और 15 से एबव यहाँ पर 30% है। लेकिन जो न्यू टैक्स स्लैब है ना, जिसमें बदलाव किए गए हैं, यहाँ पर 0 से 4 यहाँ पर 0 है, 4 से लेकर 8 तक में 5% है, और 8 से लेकर 12 तक यहाँ 10% है। इसके बाद में 12 से 16 15%, और फाइनली आप यहाँ देखेंगे 24 लाख से अगर आप ज्यादा की अर्निंग है, तो यहाँ आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है। मतलब आप इसे कुछ इस तरीके समझ सकते हैं कि अगर आज से पहले अगर आपकी इनकम, सालाना इनकम 12 लाख है, तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है 80,000 का। लेकिन अब आज के बाद ना, यहाँ पर इंडिविजुअल को देना पड़ेगा, एक सैलरीड पर्सन को देना पड़ेगा 0 टैक्स। और क्योंकि इस 12 लाख में ना जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, इनमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर ना 12,75,000 में से कोई भी टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। मतलब 12,75,000 जो है ना, इससे अगर आपकी इनकम इसके अंदर में है, तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। फिर एक सवाल उठेगा कि ओल्ड रेजिम का फिर क्या? ओल्ड रेजिम में क्या सरकार यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन करेगी? यस, इसमें भी है, लेकिन 50,000 के हैं। फिर एक सवाल निकल के आता है कि अगर 12 लाख तक में कोई भी टैक्स नहीं है, तो अगर इससे ज्यादा आप अर्न करते हैं, तो क्या इसके ऊपर में टैक्स सरकार लगाएगी? और लगाएगी तो कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा? इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, खासकर अगली स्लाइड से। देखिए, इंडिया में ना एक एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें एक सेक्शन है 87A। इसके तहत में ना सरकार आपको टैक्स रिबेट देती है, और इस टैक्स रिबेट को यहाँ पर इस बजट में हाइक किया गया। कितना? इसमें 60,000 हाइक किया गया है। इसके पहले कितना था? तो मैक्सिमम रिबेट अमाउंट जो था वो 12,500 था, अब इसे बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है। मतलब आप इस चार्ट से अच्छे से समझ सकते हैं कि सरकार आपको कितनी टैक्स रिबेट दे रही है, अल्टीमेटली आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। तो अगर आपकी इनकम 8 लाख है, तो पहले यहाँ पर 30,000 का यहाँ पर टैक्स लगता, अब यहाँ 20,000 लग रहा है। इस 20,000 में बेनिफिट आपको 10,000 का हुआ पहले कंपैरिजन में, जहां पर आपको रिबेट बेनिफिट 20,000 का हो रहा है, और रिबेट के बाद में टैक्स आपको 0 देना पड़ रहा है। यही 9 लाख में भी है, 10 लाख में भी है, 11 में भी है, अब ये 12 लाख में भी होने वाला है। क्योंकि 12 लाख में जो रिबेट बेनिफिट 60,000 का था, मतलब कुल मिलाकर आपको बेनिफिट 80,000 का इसमें मिल रहा है। इसमें आपको टैक्स 0 देना पड़ रहा है 12 लाख तक में। यही अगर आप इससे ऊपर बढ़ेंगे 16 लाख, तो आपको टैक्स 120,000 देना पड़ेगा, मतलब 1,20,000। फिर 20 लाख में, 24 लाख, 50 लाख में आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओल्ड रेजिम में एक चीज यहाँ पर थी कि यहाँ पर इनकम आफ्टर डिडक्शन था 18C 18D के तहत में, यहाँ पर डिडक्शंस अलाउड नहीं है न्यू रेजिम में। और अगर आपकी अर्निंग है ना 12 लाख से ऊपर है ना, तो आपको मार्जिनल रिलीफ यहाँ पर दिया जाता है। मतलब मार्जिनल रिलीफ की जब हम बात करते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पर यह हुआ कि अगर आपकी इनकम 12 लाख है, मतलब
मार्जिनली आपकी इनकम जो है 12 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, तो सरकार ये इंश्योर करती है कि आपको यहाँ बहुत ज्यादा आपको पे नहीं करना है टैक्स। इसी के जस्ट यहाँ पर देखेंगे रिबेट का मतलब क्या होता है। रिबेट भी एक टैक्स डिडक्शन ही है जो टैक्स पेस के लिए अवेलेबल होता है, और ये अप्लाई किया जाता है अगर आपकी अर्निंग 12 लाख से ज्यादा है तो इन द न्यू रेजिम में। अब इसको एग्जांपल समझते हैं, कैसे समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपकी इनकम ना 12,10,000 है तो आपको टोटल टैक्स जो है ना वो पे करना पड़ेगा 61,500। वो कैसे? वो कुछ इस तरीके से है कि न्यू टैक्स रेजिम की बात करें तो 4 लाख तक में आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, मतलब 0। इसके बाद 4 से लेकर 8 लाख तक में 20,000 रुपया, मतलब 5% की हम बात कर रहे हैं तो 20,000 ये हो गया इसके बीच में। फिर 8 से लेकर 12 लाख तक के बीच में 40,000 रुपया, मतलब यहाँ 60,000 हो गया, आपको टैक्स देना पड़ रहा था गवर्नमेंट को। अब आगे सुनिए, जो 10,000 एक्स्ट्रा है ना, इस 10,000 के लिए आपको 15% टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब 1,500 हो गया यहाँ पर टैक्स। तो कुल मिलाकर जो एग्रीगेट टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर में है 61,500 है, जिसे हम गवर्नमेंट को देंगे। तो सरकार यहाँ पर ये कहती है कि आपको 61,500 देना नहीं है, आपको ओनली देना है यहाँ पर 10,000 टैक्स। मतलब आपके लिए जो मार्जिनल रिलीफ हुआ वो 51,500 का हुआ, मतलब 61,500 में 10,000 माइनस कर दीजिए, 51,500 हुआ, ये हुआ मार्जिनल रिलीफ। और ये गवर्नमेंट करती है अंडर सेक्शन 111 BAC के तहत में। लेकिन क्या ये सबके लिए? नहीं, कोई रिबेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, खासकर ऐसे इनकम के लिए जो कैपिटल गेन से हो, या फिर कोई लॉसेस से हो, या फिर कोई अदर इनकम से हो। तो फिर एक सवाल निकल के आता है कि जो मार्जिनल रिलीफ है, जिसमें अगर 12 लाख से 10,000 ज्यादा है, तो यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ अगर सरकार नहीं दे रही है तो आपको 61,500 देना पड़ रहा है। अगर दे रही है तो आपको 10,000 देना पड़ रहा है। वहीं 12,50,000 है तो यहाँ पर आपको विदाउट मार्जिनल रिलीफ जो है टैक्स देना पड़ रहा है 67,500। लेकिन मार्जिनल रिलीफ के साथ में यहाँ टैक्स आपको देना पड़ रहा है 50,000 ओनली। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 12 लाख से ऊपर सरकार 100% चार्ज कर रही है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो अमाउंट है ना, इतना ना लगे। इसके बाद में अगर 70,000 ज्यादा है तो यहाँ पर आपको 70,000 देना पड़ रहा है। लेकिन जहां 75,000 होता है, ये नंबर टच होता है, तो यहाँ पर आपको कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलने वाला है। ध्यान से सुने, इसमें कोई भी रिलीफ नहीं मिलने वाला है। मतलब आपको टोटल जो मार्जिनल रिलीफ जो सरकार दे रही थी, अब इसके बिना जो आपको टैक्स देना पड़ता 71,250, ये आपको 12,75,000 में देना ही पड़ेगा। खैर, इसके अलावा यहाँ पर यूनियन बजट में ये भी प्रोविजन है कि जो TDS है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इसमें भी कुछ यहाँ पर रियायत दी गई है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए जो टैक्स डिडक्शन लिमिट है वो पहले 50,000 था, अब उसे 1 लाख बढ़ा दिया गया है। इवन कि जो TDS ऑन रेंट है, इसे भी पहले 2,40,000 रखा गया था, जिसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया। इसके अलावा जो TDS जो फाइल करते हैं उसमें जो टाइम लिमिट है उसे एक्सटेंड करके पहले था आपका 2 साल का, अब इसे 4 साल कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो कॉम्प्लायंस बर्डन है इसे भी यहाँ पर कम करने की कोशिश की गई है। जो रजिस्ट्रेशन है उसे 5 साल पहले था, उसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है फॉर स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए। और ये सब गवर्नमेंट क्यों कर रही है? अल्टीमेटली यहाँ पर जो GDP ग्रोथ है यहाँ पर सरकार फोकस कर रही है, और इसके लिए सरकार यहाँ पर चाहती है कि किसी तरीके से जो GDP का जो फॉर्मूला है C+I+G+ नेट एक्सपोर्ट, इसमें C वाला जो फैक्टर है जो अकेले 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, इसे यहाँ पर बढ़ाना, क्योंकि रिसेंटली C वाला जो परसेंटेज है वो 55% तक ये पहुंच चुका है। तो सरकार यहाँ पे ये चाहते हैं किसी तरीके से डिमांड बढ़े, और ये बढ़ेगा कब? जब कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड के बाद में अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग होगी, और जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ये GDP ग्रोथ में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन हम सभी के लिए कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे रिसेंटली किस मिनिस्ट्री के द्वारा इन्हें पब्लिश किया गया? आपके सामने ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।